आप देखेंगे बेटा बायो सेवर्ट लॉ बहुत सरल है, कोई खास इसमें डेरिवेशन नहीं है। और अगर आपको किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये बहुत बेसिक रूल है। मतलब अगर कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उससे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है, ठीक है ना, चाहे वायर तिरछा हो, सीधा हो, कैसा भी हो, तो आप बायो सेवर्ट के रूल को बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है ये रूल, ठीक है। अब आपको इनके बारे में बता दें कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं, ऑस्टेड ने बताया इस चीज़ को कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। आप भी बच्चा है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करने पर उसके चारों ओर क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे बायो और सेवर्ट, ठीक है ना, इन लोगों ने किया क्या चीज़ कि बहुत सारे कंडक्टर्स लिए अलग अलग, कोई कॉपर का बना है, कोई सिल्वर का बना है, कोई अलग है, और सब में करंट फ्लो किया, ठीक है ना, सबकी किसी की लेंथ कम है, किसी की लेंथ ज़्यादा है, और फिर इनसे क्रिएट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया, ठीक है ना। फिर क्या किया उन्होंने, कई बार उन्होंने एक ही वायर लिया लेकिन इसमें करंट का अमाउंट बार बार बदलते रहे, कभी ज़्यादा करंट कभी कम करंट डालते रहे, फिर मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया, ठीक है ना। फिर क्या किया, फिर उन्होंने वायर लिया, वायर के पास देखा मैग्नेटिक फील्ड को, वायर से दूर रखा मैग्नेटिक फील्ड को, चेक किया। फिर इन्होंने क्या किया, फिर कंडक्टर को लेकर के इन्होंने वायर से ऊपर थोड़ा थोड़ा नीचे, मतलब डिस्टेंस सेम रखी लेकिन पोजीशन क्या करते रहे, बदलते रहे, यहाँ रखा यहाँ रखा यहाँ रखा, और हर बार जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था सारे मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया। और मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करके उन लोगों ने जो कुछ भी कंक्लूजन निकाला, उन कंक्लूजन को उन्होंने एक रूल में क्या कर दिया बेटा, एस्टैब्लिश कर दिया, एक रूल के फॉर्म में स्टेट कर दिया। उसी रूल को बोलते हैं बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। यानी अगर सीधे तरीके से कहें तो हुआ क्या कि जो फ्रांस के दोनों साइंटिस्ट थे बायोट और सेवर्ट ने, इन्होंने किया क्या, बहुत सारे कंडक्टर्स में डिफरेंट करंट डाल करके उनसे क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड को विभिन्न पॉइंट्स पर डिफरेंट पोजीशंस पर स्टडी किया। और उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो उनका कंक्लूजन रहा, जो डिपेंडेंस रहा इस वायर पर, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पर कैसे डिपेंड करता है, करंट पर कैसे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को उन्होंने एक एक्सप्रेशनल फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया, जिसको बायो सेवर्ट लॉ बोलते हैं। वो क्या है बायो सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर में जो करंट है इसके साथ साथ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये बायो सेवर्ट लॉ बताएगा, ठीक है ना। आइए उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, और एक चीज़ खास, बायो सेवर्ट के नियम में आप कंडक्टर को बिल्कुल सीधा रखें, ऐसा कोई आपके साथ बाउंडेशन नहीं है। बायो सेवर्ट का नियम किसी भी शेप के कंडक्टर के लिए फॉलो करेगा। मान के चलिए कि अगर मैं एक तिरछा कंडक्टर ले लेता हूँ, ये एक कंडक्टर है बेटा, ठीक है ना, और हमें ड्यू टू दिस कंडक्टर क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विच विल फाइंड आउट इन एक्सप्रेशनल फॉर्म। इसका एक पार्ट ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं, और इस एलिमेंट की जो लेंथ है डेट इज डेल्टा एल, और इस कंडक्टर में जो करंट है वो आई है, और इस एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब छोटी सी लेंथ है कंडक्टर की तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, थोड़ा सा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। एंड मैं इस चीज़ को एज्यूम करता हूँ कि एंगल जो बन रहा है वो कितना है, थीटा है। ये एंगल है इस एलिमेंट और इस लाइन जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट पी को इस एलिमेंट से, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। और इतनी बात करने के बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड करंट पर कैसे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है, इस पर कैसे डिपेंड करता है, लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो जो उनका कंक्लूजन था मैं वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। उनका कहना है किसका, बायोट सेवर्ट का, कि भैया जब तक करंट नहीं फ्लो होता तब तक कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होता है। अब उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट के बलबूते पर उन लोगों ने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड अमाउंट है बेटा डेल्टा बी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो जो करंट इसमें फ्लो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जाहिर सी बात है जब करंट ही क्रिएट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो फिर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही होगा। अगली चीज़ क्या है सर कि सर ये मैं कैसे कह दूं कि आई की पावर 1 पर ही डिपेंड करता है, क्यों नहीं कह सकते आप करंट को 2 गुना कर दें, अगर फील्ड 2 गुना हो गया, करंट को 3 गुना कर दें, फील्ड कितना हो गया, 3 गुना हो गया। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, है ये बात की नहीं है बेटा। अगर मैं करंट को 2 गुना करता और फील्ड 4 गुना हो जाता तो इसका मतलब करंट की पावर 2 पर डिपेंड करता, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करेगा। साइंस में जो सबसे बड़ी चीज़ है बेटा वो क्या है, सबसे बड़ी चीज़ जो साइंस में है वो है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन के बाद अगली चीज़ जो है वो क्या है बेटा, अगर समझ में आती है बातें तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ में आती है बातें तो फिर क्या करें आप, एक्सपेरिमेंट करें।
और जब ऑब्जर्वेशन कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो अगली चीज क्या है बेटा कि आप उसको अपने माइंड से प्रूफ करने की कोशिश करें, ठीक है ना, साइंटिफिकली लॉजिक से प्रूफ करने की कोशिश करें, ठीक है ना। और जब आप उसको प्रूफ कर ले जाए तो आप उसको मैथमेटिकली सैद्धांतिक तौर पर आप उसको सिद्ध करने की क्या करें, कोशिश करें। और जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इंस्पेक्शन अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो हम उसको मैथमेटिकली क्या कर लेते हैं, एक फॉर्मुलाइज कर लेते हैं, एक्सप्रेशनल फॉर्म में ले आते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उसका एप्लीकेशन करो बेटा। एप्लीकेशन की मेरे जनरल लाइफ में इस रूल का कोई यूज है भी कि नहीं है। और जब एप्लीकेशन कर ले जाते हैं बेटा उस थ्योरी से, हम उस साइंटिफिक इंस्पेक्शन से, ऑब्जर्वेशन से, तब हमारी जिंदगी में उस साइंस की हैपनिंग्स का क्या होने लगता है, लाभ होने लगता है, और ये पूरी जिंदगी हमारी सुलभ हो जाती है। साइंस इज ओनली वन वे, ठीक है ना, एक रास्ते का विज्ञान है, एंड देयर इज ओनली वन मोटिवेशन, केवल एक उद्देश्य है साइंस का, वो जीवन को सुलभ बनाना है। और इन 4 स्टेप से साइंस के हर हैपनिंग को गुजरना ही पड़ता है। ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद उसको मैथमेटिकल टूल से क्या कर लेना, एक्सप्रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, तब उसको लाइफ में एप्लीकेबल कर देना, जिंदगी में उतार लेना, उसके लाभ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ कहते हैं बेटा, तो ये चीज़ हो गई। आप देखें इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लें। बायो-सेवर्ट ने दूसरी बात क्या कही, बायो-सेवर्ट ने जो दूसरी बात कही वो ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जो इस कंडक्टर के इस एलिमेंट से इतने डिस्टेंस पर क्रिएट हो रहा है, उन्होंने कहा कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एलिमेंट लेंथ, यानी डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डी एल या फिर डेल्टा एल। ये बेटा उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। किसने कहा, बायो-सेवर्ट ने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। जाहिर सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है किससे, करंट का मतलब मूविंग चार्ज से। अब आप देखें इतनी लंबाई में मूविंग चार्ज कम होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। बड़ा लंबाई लेते तो ज़्यादा मूविंग चार्ज होते तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता। तो ये चीज़ उन लोगों ने क्या की, ऑब्जर्व की, ठीक है। सेकेंड, थर्ड बात, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिन पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तीसरी बात क्या चीज़, उन लोगों ने कहा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज बेटा, उन्होंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी व्युत्क्रम वर्ग का नियम, इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है सर। इस बात को कैसे समझा जा सकता है, इस बात को समझने के तमाम तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे क्या हुआ कि अगर मैं डिस्टेंस को 2 गुना करूं और मैग्नेटिक फील्ड 1/4 हो जाए, डिस्टेंस को मैंने 2 गुना किया, 8 को मैंने 2 गुना किया, और जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो बेटा 1 कितना हो जाए, 4 हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस से 2 पर नहीं 2 के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। मैं डिस्टेंस को 3 टाइम करूँ और मैग्नेटिक फील्ड 1/9 हो जाए, तो 1/9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है कि ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो कर रहा है। ये सारी चीज़ें जस्टिफिकेशन की, ऑब्जर्वेशन की है, ये चीज़ हो गया थर्ड पार्ट। फिर देखिए क्या चीज़ कहते हैं बेटा, फोर्थ, इसमें फोर्थ बात क्या चीज़ है, इन्होंने कहा कि भैया देखिए अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को जिस पॉइंट पर काउंट कर रहे हैं हम लोग, जिस पॉइंट पर इसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इस पॉइंट को ऊपर नीचे करने पर, यानी इस एंगल को चेंज करने पर अगर इस पर कोई इफेक्ट पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इनकी जो है रिलेटिव पोजीशन पर भी डिपेंड करती है। कंडक्टर और इस, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को, इस पी पॉइंट को ऊपर करते तो ऊपर चला जाता, नीचे लाते अगर इस पॉइंट को नीचे ले आए तो फिर ये वाला एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा हो कि पॉइंट को हटाने पर डिस्टेंस उतना ही रहे, लेकिन पॉइंट को ऊपर नीचे करने पर अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है अमाउंट में, तो इसका मतलब ये इस एंगल पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सर हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब उसके बाद अगली चीज़ क्या चीज़ है कि सर हमको कैसे पता लगेगा कि इस एंगल पर कैसे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, पता लगेगा। आप एक काम करें, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल के बीच क्या खींच लें, ग्राफ खींच लें। मैग्नेटिक फील्ड और किसके बीच, एंगल के बीच ग्राफ खींच लें, और ग्राफ खींचने पर अगर आपको साइन कर्व मिलता है या फिर कॉस कर्व मिलता है, ठीक है ना, साइन कर्व या फिर कौन सा कर्व, कॉस कर्व मिलता है या फिर टैन कर्व मिलता है अगर आपको, तो आप कहेंगे कि भैया मैग्नेटिक फील्ड, अगर साइन कर्व मिलता है तो आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। कॉस कर्व मिलता है, कॉस कर्व मतलब ये वाला, तो आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। टैन कर्व मिलता है तो आप कहेंगे टैन थीटा। और अगर ऐसा हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, और थीटा के बीच कोई ग्राफ न मिले, ऐसे सीधी रेखा मिले, थीटा तो तुम्हारा बदले लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ना हो, तो ऐसे एक सिंपल से सीधी सी लाइन मिल जाएगी जो पैरेलल टू थीटा होगी, कि चाहे थीटा बढ़ाओ चाहे थीटा घटाओ मैग्नेटिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊं भैया, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्या बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये पाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थीटा पर डिपेंड करता है, और थीटा पर कैसे डिपेंड करता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। बिल्कुल सीधा होने पर एकदम अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। और अगर ये पॉइंट इसी वायर पर आ जाता है, इसी वायर पर, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। यानी खुद के कारण खुद पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगता। मैं एक वायर हूँ तो मेरे चारों ओर ही मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर होने का मतलब पॉइंट पी का यहाँ आ जाना, और पॉइंट पी का यहाँ आ जाने का मतलब थीटा 0 हो जाना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाना। ठीक है, तो ये हो गया बेटा फोर्थ बात। आप क्या चीज़ कहते हैं कि इन चारों इक्वेशन को एक साथ आप क्या कर लें, कंबाइन कर लें, टू कंबाइन अबव 4 इक्वेशन। ठीक है ना। तो अगर इक्वेशन को आप कंबाइन करेंगे तो डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान क्या बेटा आर स्क्वायर। यहाँ से अगर इसको हटा दें, ठीक है ना, यहाँ से अगर इसको हटा दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो सबको पता है, एक कांस्टेंट आएगा म्यू 0 अपान क्या 4 पाई आएगा। ठीक है ना, आई डेल्टा एल साइन थीटा और अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हो गया म्यू 0 अपान 4 पाई एक कांस्टेंट है बेटा, म्यू 0 अपान 4 पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। और जहाँ ये आपका जो म्यू 0 है, म्यू 0 इसको क्या बोलते हैं मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये निर्वात की चुंबकशीलता है। निर्वात की क्या है बेटा, ये चुंबकशीलता है। ठीक है ना, निर्वात की चुंबकशीलता है। मान लीजिए आप म्यू 0 का डायमेंशनल फार्मूला चाहते हैं, अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला चाहते हैं तो भैया म्यू 0 का जो यूनिट है वो न्यूटन पर क्या है एम्पियर स्क्वायर है। और एकदम सिंपल सी बात कर दें, न्यूटन का मतलब फोर्स होता है, ये फोर्स ही से ही कहीं ना कहीं आया है, और एम्पियर स्क्वायर का मतलब आप करंट स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं कोई बड़ी बात नहीं कहूँगा, ठीक है ना, करंट स्क्वायर मैं बिल्कुल सिंपल लिख रहा हूँ, ठीक है, निकालने के लिए। तो अगर आपको म्यू 0 का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो फोर्स का होता है mLT-2 और करंट का होता है एम्पियर स्क्वायर। सर इसको mLT-2 और A-2 आप ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, कोई बिना मेहनत के। ठीक है, अब एक प्रश्न और भी आता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, सर म्यू 0 एंड एप्सिलॉन नॉट दोनों में क्या बता दें, रिलेशन बता दें, मतलब कि क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोपरमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिटिविटी, निर्वात की चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता के बीच संबंध से। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आया है। ठीक है ना, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। रिलेशन बिटवीन म्यू 0 एंड एप्सिलॉन नॉट, तो बहुत सिंपल है ये बेटा। म्यू 0 अपान 4 पाई बराबर होता है 1 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है क्या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एक काम करो, म्यू 0 अपान 4 पाई को डिवाइड कर दो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है ना, तो ऊपर रखोगे 1 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, नीचे रखोगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। म्यू 0 एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सर 1 अपान 9 × 10⁻9 है -7 नीचे आएगा +7 हो जाएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद देखिए ऊपर अगर बात करें तो एम्पियर बचा हुआ है। ठीक है ना, एम्पियर को आप एम्पियर स्क्वायर रहने दो, नीचे देखिए मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब बराबर, तो सर क्यू बराबर होता है I × T, तो कूलम्ब बराबर एम्पियर × सेकंड होता है। इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कट जाएगा। कुल मिलाकर के जो चीज़ हमारे पास बची वो दिख रही है म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट, क्या चीज़ दिख रहा है ठीक है ना, इज इक्वल टू दिख रहा है क्या 1 अपान 9 × 10⁻⁹ कितना होता है 16 होता है, ये हो गया। एंड मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर आप लिख सकते हो मीटर पर सेकंड का एक साथ क्या होल स्क्वायर। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपान 3 × 10⁸ मीटर पर क्या सेकंड, इसका एक साथ स्क्वायर लिख दो, यही वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो सर ये प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट है c²। यहाँ से देख लीजिए आप थोड़ा सा, सर स्क्वायर हटा दीजिए तो √ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो ये बड़ा पूछने वाला प्रश्न है कि ये क्या चीज़ है भैया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या है। अगर आपको बता दें ये एक कांस्टेंट है, वो है कौन बेटा 1/c। अब उसके बाद कभी कभी ये भी प्रश्न कर लेता है कि सर अगर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही है, ये भी हो गया। सर यहाँ से एक मैसेज और मिलता है कि इसका अगर कभी भी, अगर मान लीजिए कभी भी डायमेंशनल फार्मूला पूछ ले किसका √ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का, कभी
ही अगर डायमेंशनल फार्मूला पूछ ले म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का, इसका डायमेंशनल फार्मूला तो बहुत सिंपल सी है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का, तो भैया वही हो सी इनवर्स का जो होगा, तो सी इनवर्स, तो सी क्या है, लाइट की स्पीड है LT-1 और उसके बाद पावर -1, वैसे बड़े ब्रैकेट के ऊपर नहीं लगाना चाहिए लेकिन लगा दिया मैंने, तो L-1 T- क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। बहुत ही क्या आया है, सिंपल आया है, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया कंपैरिजन ऑफ बायो-सेवर्ट टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम की बायो-सेवर्ट के नियम से जरा तुलना करके देख लेते हैं, मतलब क्या है दोनों में अंतर, क्या चीज़ है। देखिए आपको बताऊं कि जो स्टेशनरी चार्ज पॉइंट होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करते, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और जो मूविंग चार्ज होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करते हैं। क्या है कि हिंदुस्तान में सेब गिरा होता अगर, वही सेब जो न्यूटन के सामने गिरा था, शायद न्यूटन इटली के थे, तो न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि सेब गिरा तो नीचे क्यों गिरा, कितनी स्पीड से नीचे गिरा, और अगर हिंदुस्तान में गिरा होता तो क्या होता। यहाँ के लोग कुछ ऑब्जर्व नहीं करते हैं, सोचते नहीं है कुछ। अगर यहाँ गिरा होता तो लोग पहले क्या करते कि किसकी खेत में गिरा सेब, और खेत पता लग गया तो कहीं 2 लोगों खेत के बीच में गिरा होता तो खून कतल हो जाता, फिर कौन खाएगा सेब घर में, फिर खेत का स्वाद कैसा है, ये फल है भी कि नहीं, टुटका तो नहीं है। हिंदुस्तान में ये होता है, अगर यहाँ वही सेब गिरा होता और वहाँ गिरा वही सेब तो गुरुत्वाकर्षण की खोज हो गई। मतलब सोच बदलने की ज़रूरत है। अब देखिए ये बात सच है कि जो मूविंग चार्ज हैं वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। मतलब स्टेशनरी पॉइंट चार्ज वो केवल और सिर्फ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि कूलॉम्स लॉ में हम क्या स्टडी करते हैं, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के कारण या स्टेशनरी पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को, आवेशों के वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र को। लेकिन मूविंग चार्ज के कारण हम बायो-सेवर्ट के लॉ में, तो बायो-सेवर्ट के लॉ में मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज का मतलब करंट के कारण, धारा वितरण के कारण मैग्नेटिक फील्ड को केवल स्टडी करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, केवल किसको स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को मात्र स्टडी करते हैं। भले क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मूविंग चार्ज, लेकिन बायो-सेवर्ट के लॉ में हम केवल मैग्नेटिक फील्ड को ही स्टडी करते हैं, ठीक है ना। आपको बताऊं कूलॉम्स लॉ में क्या चीज़ था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबको पता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या चीज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई क्या r², ये सबको पता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट की बात करें कि अगर कोई करंट एलिमेंट है, सबको दिखा दिया मैंने इस चीज़ को, ठीक है, अगर कोई करंट एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा μ0/4 पाई I dl/r² साइन थीटा है। ये अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी बायो-सेवर्ट लॉ है। तो अब आप देख लें कि दोनों में कि कुछ खास अंतर नहीं है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज एलिमेंट तो फिर ये करंट एलिमेंट है, डिस्टेंस दोनों में सेम है। यानी सही से अगर देखा जाए तो बायो-सेवर्ट लॉ कूलॉम्स लॉ का मैग्नेटिक रिफॉर्मेशन है, चुंबकीय प्रारूप है, ठीक है ना। वहाँ पर स्थिर आवेश है, यहाँ गतिमान आवेश यानी विद्युत धारा है, वहाँ आवेश अवयव है, यहाँ धारा अवयव है। दूरी दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग का पालन करती हैं, ये दोनों में इक्वलिटी है, समानता है, नॉन डिफरेंस है ये कि दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग का पालन करती हैं, दोनों ही 1/r² को फॉलो करती है। इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट भी है, एक मासिव रिजल्ट है, एक ज़मीनी हकीकत है इसकी। क्या चीज़ भैया, ये कि एक चार्ज के अंदर जो मूव कर रहा है उसके अंदर दोनों चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोनों r² को अगर फॉलो करती हैं, ठीक है ना, E भी और कौन भी बी भी, दोनों अगर r² के इन्वर्स को फॉलो करती हैं, मतलब क्या, जितनी तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड भागता है उतनी तेज़ी से कौन भी भागता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी भागता है। दोनों एक साथ भागते हैं, एक साथ दोनों भागते हैं। वरना क्या होता
इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से भागता, जैसे चार्ज को भगाते तो चार्ज के साथ जितनी स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड भागता है उतनी तेजी से मैग्नेटिक फील्ड भागता है। वरना अगर दोनों आर स्क्वायर इन्वर्स आर स्क्वायर को फॉलो ना करते तो कोई एक तेज भागता, कोई एक धीमे भागता। मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या हुआ, आप जानते हैं जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो जैसे प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये, ठीक है ना। प्रकाश की चाल ही तो सी है जो अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो कहते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब आपको चीज़ समझाऊं, जैसे मान लीजिए चार्ज रखा हुआ है, मूविंग चार्ज है कोई, तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अगर दोनों आर स्क्वायर को फॉलो ना करते तो क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम होता, या मैग्नेटिक फील्ड कम होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दूं विद्युत चुंबकीय तरंगों में जब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है। दोनों एक साथ जीरो होते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करते हैं। मैक्सिमम तो दोनों और मिनिमम भी तो दोनों, मतलब दोनों में जो एक चेंज आता है वो एक समान आता है, इक्वल। एक ही पॉइंट पर एक साथ मैक्सिमम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक साथ मिनिमम हो जाता है, वो सिर्फ इन्वर्स स्क्वायर रूल कारण। वरना आप भागते तो मैग्नेटिक फील्ड तेज भागता, इलेक्ट्रिक फील्ड धीमे भागती, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तेज भागता, मैग्नेटिक फील्ड धीमे भागती। समझ सके? यानी मुझसे समान दूरी पर दोनों के मान एक साथ अधिकतम अथवा एक साथ न्यूनतम कभी ना होते अगर दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर रूल को फॉलो ना करते। ठीक है ना। अंतर क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है भैया? एक चार्ज एलिमेंट को समझता है, कूलम्ब्स लॉ में चार्ज एलिमेंट की बात है जो कि एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। जबकि बायो-सेवर्ट के नियम में करंट एलिमेंट की बात है जो कि एक सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों में क्या है बेटा? सिमिलरिटी है, सॉरी डिफरेंस है।